हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभावी एजुकेशन अब में। एंड ये 39th चैप्टर है बिपिन चंद्रा के इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का। बिपिन चंद्रा की जो किताब मैं कवर कर रहा हूं उसका लास्ट चैप्टर है ये, जिसका नाम है द इंडियन नेशनल मूवमेंट द आइडियोलॉजिकल डायमेंशन। तो फाइनली हम लोग लास्ट चैप्टर में पहुंच ही गए हैं और इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। साथ में बता दूं कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के बाद ही तुरंत ही अपलोड हो जाएगा वीडियो, पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इससे मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज इसको पढ़ना। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही आप देख रहे हो, नेशनल मूवमेंट का आइडियोलॉजिकल डायमेंशन क्या था वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। सो द कंट्री वाज ओवरऑल रिग्रेसिंग एंड अंडर डेवलपिंग। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी हमारे यहाँ शासन कर रही थी, उस समय कंट्री का हालत ये था कि ये रिग्रेसिंग मोड में था और अंडर डेवलपिंग भी था। कोई भी डेवलपमेंट का एजेंडा ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशिएट नहीं करती थी, तो हम कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे चले जा रहे थे। सो इट जनरेटेड ए फॉर्म्ड ए क्लियर कट एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा अगर होगा कि कोई कंट्री पीछे जाएगी और वो अंडर डेवलप होगी तो एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी तो कहीं ना कहीं होना ही था, ठीक है। इसी के बारे में डीप में और जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 3 मोड्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो उस समय जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हमारी कंट्री में चल रहा था उसका 3 मोड था। पहला मोड था थ्रू द प्लंडर, टैक्सेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंग्लिश मैन इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंग्लिश मैन को भारत में एम्प्लॉय कर रहे थे और कहीं ना कहीं टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा ले रहे थे। एंड दूसरा जो मोड ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, इट वाज थ्रू द फ्री एंड अनइक्वल ट्रेड। तो ये क्या कर रहे थे, हमारे कंट्री में इनका माल जो आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो क्या हो रहा था कि फ्री आ रहा था, फ्री, इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। जबकि हमारा माल जब उनकी कंट्री में जा रहा था, जब उनके कंट्री में जा रहा था तो वो हाई टैरिफ चार्ज कर रहे थे, हाई टैरिफ चार्ज कर रहे थे, हाई टैरिफ। तो कहीं ना कहीं अनइक्वल ट्रेड हो रहा था ये, और इससे क्या है, उनका जो गुड है हमारे कंट्री में आकर फ्रीली ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमारा उनकी कंट्री में जाते ही काफ़ी महंगा हो जाता था, तो अनवाइबल हो जाता था वो गुड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अनइक्वल ट्रेड ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बना। एंड थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल, ये क्या करते थे, इंडिजिनस कैपिटल को कहीं ना कहीं बढ़ावा ही नहीं देते थे। सारा का सारा जो भी इन्वेस्टमेंट होता था भारत में वो सब आता था ब्रिटिश कैपिटल के थ्रू। ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश पैसा था जो भारत में इन्वेस्ट हो रहा था। अब ब्रिटिश पैसा भारत में इन्वेस्ट होगा तो उसका प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ब्रिटेन को ही जाएगा, और कहीं ना कहीं इंडिजिनस जो कैपिटल था उसको बढ़ावा नहीं मिल रहा था। आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारा जो एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी बना उसमें दादा भाई नौरोजी वगैरह ने कहीं ना कहीं हाईलाइट किया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक थ्योरी थी जिसका मतलब है कि भारत से पैसा ब्रिटेन में जा रहा है, भारत से पैसा ब्रिटेन में जा रहा है, ड्रेन कर रहे थे हमारे वेल्थ को वो लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये एंटी कॉलोनियल वर्ल्ड व्यू था वो जनरेट किया जा रहा था हमारे उस समय के नेशनल मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा, एंड इट वाज इंटरनलाइज्ड बाय द लोअर मोस्ट कैडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं मास तक पहुंचाया गया, जो कि लोअर मोस्ट कैडर था नेशनल मूवमेंट का हमारे, वहां तक ये एंटी कॉलोनियल वर्ल्ड व्यू को हमने पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो एंटी कॉलोनियल डायमेंशन था, व्यू था, वो हम अपनी जनता को ये बताते थे कि कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी अपनाता है ब्रिटेन। एंड इनफैक्ट 2 ही थीम पे काम करता है। पहला थीम तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, दूसरा है यूज ऑफ इंडिया एज मार्केट फॉर ब्रिटेन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ब्रिटेन में होता क्या था, हमारे यहाँ से कच्चा माल ये उठाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाती थी और अपने कंट्री में ले जाती थी। वहाँ पे मैनचेस्टर, लंकासोर, ये सब जो उनके एरिया था, जो काफ़ी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था, वहाँ पे उसी रॉ मटेरियल से वो लोग क्या है, कपड़े, फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, और वो गुड्स जो है हमारे इंडिया में आता था। और हमारा इंडिया काफ़ी उस समय भी पॉपुलेटेड था, तो उसको मार्केट की तरह वो लोग यूज करते थे। वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आता था, टैरिफ तो लगता ही नहीं था, तो महंगा भी नहीं होता था, काफ़ी सस्ते आ जाता था, और लोगों को भी लगता था कि चलो सस्ते रेट में मिल जा रहा है तो खरीद लेते थे। तो इंडिया को मार्केट की तरह उन्होंने यूज किया। सो द फर्स्ट थिंग वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ,
and second one was the Britain's manufactured goods were using our market. ठीक है, it undermined the foundation of colonial rule in the minds of the Indian people. तो कहीं ना कहीं ये जो हाईलाइट किया हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को, और कहीं ना कहीं जो बताया अपने लोगों को कि भारत को एज ए मार्केट यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या है, कॉलोनियल रूल का जो फाउंडेशन था वो इंडियन पीपल के माइंड में गलत तरीके से फीड किया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इट वाज द मूवमेंट्स साइंटिफिक एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल मूवमेंट की, ये इसका जो साइंटिफिक एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी था which became the prime mover in its एंटी इम्पेरियलिस्ट स्ट्रगल। तो ये कहीं ना कहीं प्राइम मूवर का मतलब ये कि मेन मूवर, प्राइम मूवर, मेन मूवर यही बना एंटी इम्पेरियलिस्ट स्ट्रगल का। जो मेन मूवर बना वो हमारा कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी, जो कि साइंटिफिक तरीके से हमने दर्शाया कि देखो भाई हमारी कंट्री में ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं और अल्टीमेटली हमारी कंट्री जो है रिग्रेसिव और अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साथ में एक और कंपोनेंट था आइडियोलॉजिकल डायमेंशन का कि कहीं ना कहीं जो एक विजन था, विजन वाज दैट ऑफ बर्जुआ और कैपिटलिस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ए सेकुलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक सिविल libertarian political order, both the economic and political order to be based on principle of social equality। तो बोला कि देखो हमारी कंट्री में बर्जुआ भी हैं और कहीं ना कहीं और भी ग्रुप हैं, तो ये लोग तभी संभव है रह पाएंगे जब सोशल इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट करें। तो हमारे कहीं ना कहीं जो नेशनल मूवमेंट का आइडियोलॉजी था वो ये भी था कि सोशल इक्वालिटी आगे बढ़नी चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हमारे नेशनल मूवमेंट का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजिकल डायमेंशन था, जो कि काफ़ी शुरू से था, कि ये जो मूवमेंट था वो कमिटेड था टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हालांकि शुरू से हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे, हम लोग इस कल्चर को भी नहीं जानते थे डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से, लेकिन हमें एक्चुअली नेशनल मूवमेंट को ये डबल जिम्मेदारी दी गई कि भारत को आज़ाद भी कराना है और साथ में आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करना है, सिविल लिबर्टी का भी ख्याल रखना है। सो डेमोक्रेसी वाज नॉट सूटेड टू इंडिया सिंस इट्स एंशिएंट टाइम that the Indians must be ruled in the authoritarian and despotic manner। ब्रिटिश ऐसा बोलते थे। ब्रिटिश का ये मानना था कि डेमोक्रेसी भारत के लिए सुटेबल नहीं है और ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा कहीं ना कहीं दास प्रथा टाइप का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और इनको अथॉरिटेटिव वे में हमने रूल करना चाहिए। ये इनका कंसेप्शन था जिसको नेशनल मूवमेंट ने रॉन्ग प्रूफ किया और ये करके दिखाया कि हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकते हैं और वो सारे गुण जो एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए हम होल्ड करते हैं। आगे बढ़ेंगे। सो अल्टीमेटली इट वाज लेफ्ट टू द नेशनल मूवमेंट टू फाइट फॉर द डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये तो हम लोग लड़ ही रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से ताकि अपने देश को आज़ाद कर पाएँ, साथ में हमारे ऊपर नेशनल मूवमेंट के ऊपर ये भी जिम्मेदारी दे दी गई कि फाइट करना है डेमोक्रेसी के लिए भी और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी। आगे बढ़ेंगे। अब देखो हमारे कंट्री में एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि सबको वोटिंग का राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का डिमांड बहुत लोगों ने रखा, शुरू से ही रखा। तिलक एंड अदर नेशनलिस्ट जो कि 1920 से पहले क्लेम करते थे कि एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, सबको यूनिवर्सली सारे एडल्ट्स को राइट मिलना चाहिए कि वो वोट करें और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनें। तो देखो तिलक के बाद ही ये शुरू हुआ। इनफैक्ट पहले तो दादा भाई नौरोजी वगैरह तो खुद कैपिटलिस्ट थे और जो फ्रेंचाइज हुआ करता था वो था ही नहीं उस समय, बाद में हुआ बट लिमिटेड बेसिस पर हुआ। एनीवे बाद में गांधी जी और कांग्रेस ने भी ये डिमांड किया कि एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए एंड कांग्रेस ने भी ये सारी अपने जो रिजोल्यूशन हुए बाद में उसमें ये डिबेट किया गया कि कहीं ना कहीं एडल्ट फ्रेंचाइज को प्रमोट करना चाहिए। और अगर बात करें डेमोक्रेटिक एथोस की कांग्रेस की, तो कांग्रेस की डेमोक्रेटिक एथोस आप इससे देख सकते हो कि जो भी रिजोल्यूशन पास होते थे वो सारे डिबेटेड होते थे और उन पे वोटिंग होती थी तभी पास किया जाता था। एंड इट इनकरेज द माइनॉरिटी ओपिनियन ऑल्सो। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं माइनॉरिटी ओपिनियन को भी रिप्रेजेंट किया, इसको इनकरेज किया। आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि जो भी डिसीजन बड़े बड़े हुए जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में
कैलकाटा सेशन में पास किया गया वोटिंग के द्वारा। तो इसमें इसके फेवर में 1886 वोट पड़े और इसके अगेंस्ट में 884 वोट पड़े। लाहौर कांग्रेस हुआ 1929 में, जहाँ पे एक रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड किया गया था गांधी जी के द्वारा, कंडेमिंग द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट बॉम्ब अटैक, जो कि उन्होंने किया था वायसराय के ट्रेन के ऊपर। एंड इट वाज पास्ड बाय अ नैरो मेजॉरिटी ऑफ 942 टू दैट ऑफ द 794 इन 1942। अगेन 1942 में अगेन 13 कम्युनिस्ट मेंबर जो थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, दे वोटेड अगेंस्ट द फेमस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, जो कि गांधी जी के द्वारा ये बनाई गई रिजोल्यूशन थी, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने अगेंस्ट में उसकी वोटिंग की। तो गांधी जी दुखी नहीं हुए, इनफैक्ट उन्होंने बोला कि देखो भाई, सबको राइट है अपने अपने व्यू को प्रेजेंट करने की, और अच्छी बात है, अगर किसी को लगता है कि ठीक है उसको ये पसंद नहीं है तो ये कैन वोट अगेंस्ट, बट अगेन द वोटिंग प्रिंसिपल शैल बी एग्जिस्टेड। और वोटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से कांग्रेस ने काम भी किया। आपको मैंने बता दिया कि बड़े से बड़ा डिसीजन जो हुआ है सब वोटिंग पे हुआ है। तो ये भी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है कि हमने सोचा है, शुरू से ही सोच लिया है नेशनल मूवमेंट से ही, कि हम काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेशनलिस्ट थे शुरू से ही उनके दिमाग में ये हमेशा रहा कि कॉलोनियल जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमेशा ही फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच और एसोसिएशन को दबा के रखा, उन्होंने सिविल लिबर्टीज़ को दबा के रखा। तो शुरू से ही नेशनलिस्ट इनसे भिड़ते रहे हमेशा कॉलोनियल अथॉरिटीज़ से, और हमेशा प्रोपोगेट किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं सप्रेस करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं सप्रेस करना चाहिए, राइट टू एसोसिएशन एंड सिविल लिबर्टीज को क्यों दबाया जा रहा है। इन्होंने शुरू से ही लड़ाई लड़ी इसके अगेंस्ट में। आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक ने ये भी बोला कि लिबर्टी जो है, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड लिबर्टी ऑफ स्पीच गिव बर्थ टू अ नेशन एंड नरिश इट। तो बोला कि देखो, बर्थ ऑफ नेशन कब होता है, जब सबको प्रेस को इनफैक्ट लिबर्टी दी जाए, लिबर्टी ऑफ स्पीच दी जाए। अब किसी कंट्री में एक बंदे को बोलने दोगे, एक को नहीं बोलने दोगे, तो उससे क्या होगा, नेशनलिटी की फीलिंग ही नहीं आएगी, नेशन वो जन्मेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड लिबर्टी ऑफ स्पीच गिव बर्थ टू द नेशन एंड नरिश इट। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी तो कहीं ना कहीं चैंपियन ऑफ लिबर्टी, सिविल लिबर्टी को माना ही जाता था। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन बने सिविल लिबर्टी के मामले में। इनका एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे निकल के आता है कि जब रिजोल्यूशन लिया गया ऑन फंडामेंटल राइट्स पास्ट इन कराची सेशन, कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का 1931 में, जहाँ इस पार्टिकुलरली इस रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और अगस्त 1936 में एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट, हिज मतलब जवाहरलाल नेहरू के एफर्ट पे, इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन हुआ, फॉर्म्ड ऑन द नॉन सेक्टेरियन लाइन्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ऑल इंक्रोचमेंट ऑन सिविल लिबर्टीज। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सिविल लिबर्टीज यूनियन का जो गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, उसमें किसका बहुत बड़ा हाथ था, तो जवाहरलाल नेहरू का। कब हुआ, तो 1936 में। आगे बढ़ेंगे। शुरू से ही सेकुलरिज्म बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट रहा नेशनल आइडियोलॉजी का, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई, लेकिन हालांकि हम सक्सेस नहीं पाए इस एरिया में। और फाइनल जो कल्मिनेशन हुआ कम्युनलिज्म का वो ये था कि हम पार्टीशन के साथ हमारा आज़ादी मिला। तो इस एरिया में बहुत सक्सेस नहीं पाया हमने, लेकिन कहीं ना कहीं दे ऑल्सो अपोज कास्ट ऑपरेशन। मैं बात कर रहा हूँ हमारे नेशनल मूवमेंट की। नेशनल मूवमेंट ने हमेशा कास्ट ऑपरेशन को अपोज किया। एंड आफ्टर 1920 इट मेड एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ए बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मूवमेंट। आगे बढ़ेंगे। बट कहीं ना कहीं एंटी कास्ट आइडियोलॉजी वाज नॉट फॉर्म्ड एंड प्रोपोगेटेड। हालांकि हमने कास्ट ऑपरेशन को हमने हाईलाइट किया, वो उसको कंडेम भी किया, लेकिन एंटी कास्ट आइडियोलॉजी हमारे नेशनल मूवमेंट ने डेवलप नहीं की, प्रोपोगेट नहीं की। एंड कहीं ना कहीं जो वुमेन्स लिबरेशन की जो कॉज था उसको भी हमने सीरियसली नहीं लिया। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल मूवमेंट की। तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ जगहों पे फेलियर भी हमने दिखाया है। एनीवे, आगे बढ़ेंगे। इट वॉज फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड द मल्टी फेसेटेड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पीपल। तो नेशनल मूवमेंट ने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि भारत जो है डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी यहाँ पे तरीके के लोग रहते हैं, मल्टी फेसेटेड डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी की। तो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमारा जो नेशन है वो नेशन अभी नहीं है, इट इज़ ए नेशन इन मेकिंग। ऑलरेडी मतलब हमारा जो है नेशन वो मेकिंग के प्रोसेस में है।
and it was accepted by national movement। आगे बढ़ते हैं। So the common subjection to the colonial rule, overall हम सारे लोग चाहे किसी भी सोसाइटी के हों, किसी भी डाइवर्सिटी लाख हो हमारे अंदर, किसी भी रिलीजन के थे उस समय, लेकिन हमारे अंदर एक तो भावना थी कि हम सारे जो थे कॉलोनियल रूल के सब्जेक्शन थे, मतलब उसके अधीन हम लोग काम कर रहे थे। एंड इस वजह से हमारे अंदर जो एक बेसिक फीलिंग थी नेशनल मेकिंग की, वो आती रही। इमोशनल और बेसिस, इट बिकम द मटेरियल एंड इमोशनल बेसिस फॉर नेशन मेकिंग, कि हम लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अधीन है। आगे बढ़ते हैं। From 1921, the Congress organized its provincial or area committees also along with the linguistic line। तो हमने not only अपनी diversity को different aspect पे accept किया, हमने linguistic line पे भी उसको acceptance दी। ये बहुत ज़रूरी है। linguistic language एक basis था। जब reorganization हुआ भारत की states का, reorganization जब हुआ 1956 में, उस समय लैंग्वेज को मुख्यतः माना गया था कि यही वो मेन धुरी है जिसके आसपास, जिसके इर्द गिर्द रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। तो इनफैक्ट ये पहले से ही इसको प्रोत्साहन मिला। इनफैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम 1921 द कांग्रेस ऑर्गेनाइज इट्स प्रोविंशियल और एरिया कमिटीज अलोंग द लिंग्विस्टिक लाइंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साथ ही हमने कहीं ना कहीं जो कंप्लीट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था हमारे नेशनल मूवमेंट ने, उसको भी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन की तरह देखा। हमने ये शुरू में ही सोच लिया था एज ए नेशनल मूवमेंट कि कंट्री का जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो वो बेसिस होगा मॉडर्न इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जस्टिस एम जी रनाडे बहुत बड़े प्रोपोगेटर थे मॉडर्न इंडस्ट्री के। उन्होंने कहा कि भारत को अगर इंडिपेंडेंट होना है तो मॉडर्न इंडस्ट्री के बेसिस पे होना चाहिए। बोला कि स्कूल से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, एंड गांधी जी ने भी इस आइडिया को प्रोपोगेट किया काफ़ी ज़्यादा। एंड एक्सेप्शन टू हिज यूनानिमस ओपिनियन, वो हालांकि मॉडर्न इंडस्ट्री के फेवर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जहाँ तक मॉडर्न इंडस्ट्री की बात है, मैं इसके फेवर में तभी नहीं होऊंगा जब ये कहीं ना कहीं लेबर का जो जॉब है उसको छीनेगी। अगर लेबर को ये रिप्लेस करेगी तो मैं इसके अगेंस्ट हो जाऊंगा। बिकॉज ये मानते थे कि कई लोगों को काम नहीं मिलता है, और मॉडर्न इंडस्ट्री लगा दिया जाए, मशीन से काम कराओगे तो लेबर कहाँ जाएगा, लेबर का सारा काम तो मशीन कर देगा। तो इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ये मतलब बिल्कुल इसके अगेंस्ट में थे। इन्होंने कहा कि ओनली लेबर की वजह से मैं इसके अगेंस्ट में होता हूँ, अगर ये लेबर को रिप्लेस नहीं कर रहा है तो मैं इसके फेवर में हूँ। आगे बढ़ेंगे। So basically Gandhi ji was not opposed to modern large scale industry so long as it augmented and lightened the burden of human labor and not displaced it। बोला कि ठीक है, अगर मॉडर्न इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बर्डन जो कम करती है ह्यूमन लेबर का तो ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको डिस्प्लेस्ड ही कर दे तब मुझे पसंद नहीं। इन्होंने कहा कि ऑल लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। इन्होंने कहा कि ऑल जितने भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो सभी ओन होनी चाहिए, सभी का ओनर स्टेट होना चाहिए, और सभी के का कंट्रोल स्टेट के हाथ में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने कहा कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू बी बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन कैपिटल। तो उस समय के नॉट ओनली गांधी जी, उस समय के मैक्सिमम जो नेशनल मूवमेंट के बड़े बड़े लीडर्स थे, उनका यही मानना था कि फॉरेन कैपिटल जो है वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट दादा भाई नौरोजी और बहुत बड़े बड़े नेता डी वाचा, ये लोग कहते थे कि ये ठीक नहीं है कि हमारे कंट्री में फॉरेन कैपिटल ग्रो कर रहा है, हमारे कैपिटल को खुद का ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं है। जब तक ये फॉरेन कैपिटल रिप्लेस नहीं होगा तब तक हमारा कोई स्कोप नहीं होगा। और ये सोच सबके मन में शुरू से थी। एंड इनफैक्ट जब हमने रिजोल्यूशन लिया उसमें ये कहा गया कि हमारा जो कैपिटल ग्रोथ होगा, हमारा जो इंडस्ट्री का जो एक्सपेंशन होगा वो हमारे कैपिटल की वजह से होगा, ना कि फॉरेन कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगेन वही बात आ गई कि इंडियन नेशनलिस्ट फ्रॉम दादा भाई नौरोजी एंड तिलक टू गांधी जी एंड नेहरू डिसएग्रीड वेहेमेंटली फॉर द फॉरेन कैपिटल। आगे बढ़ेंगे। बेसिकली इट सप्रेस्ड इंडिजिनस कैपिटल एंड मेड इट्स फ्यूचर ग्रोथ डिफिकल्ट, पोटेंशियली हार्मफुल। तो ये अगेन जो मैंने आपको बातें बताई कि फॉरेन कैपिटल कहीं ना कहीं इंडिजिनस कैपिटल को सप्रेस करता है और इसके फ्यूचर की ग्रोथ को भी रोकता है।
और इसका बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली हार्मफुल होता है ये। बिकॉज पॉलिटिकली हार्मफुल से मेरा मतलब है कि हमारी कंट्री में अगर फॉरेन पैसा आके लगा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं इन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अफेक्ट करेगा। पॉलिटिकली वो हो सकता है कि चेंज कर दे पूरा ऑर्डर ही। आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट दादा भाई नौरोजी और जस्टिस एन जी रनाडे ने ये प्रोपोगेट किया कि कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल होता है पब्लिक सेक्टर का इन द बिल्डिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न इकोनॉमी। बोला पब्लिक सेक्टर बनाओ, ये लोगों ने शुरू में प्रोपोगेट किया और बाद में तो आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू ने इनके इंस्टेंस पे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर के पीएसयू बनाए गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू के इंस्टेंस पे, जिसको इन्होंने कहा कि ये मॉडर्न डे के टेम्पल्स होंगे। हालांकि बाद में इनका जो आउटपुट होना चाहिए था वैसा नहीं रहा। लोप साइडेड एम्प्लॉयमेंट इसमें हुई, काफ़ी घाटे में गई ये कंपनियां, अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। तो 1900 शुरुआती दौर में जैसे मैंने बताया था दादा भाई नौरोजी और रनाडे, बाद में 1930s के दौरान जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और लेफ्ट विंग के बड़े बड़े नेता, ये इनका अगेन मानना था कि पब्लिक सेक्टर एक स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर इसको लार्ज स्केल या फिर की इंडस्ट्रीज में डेवलप किया जाए। तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो 1938 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ। 1938 में ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? सीधा सवाल 1938। दूसरा का सवाल सीधा ये हो सकता है कि 1938 में जो नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये बातें सारे आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ 1938 में और इसके जो चेयरमैन बनाए गए वो नेहरू थे। और बाद में बॉम्बे प्लान भी एक आया। बॉम्बे प्लान किस चीज़ पे बेसिस था? बेसिस इसका था कि लैंड रिफॉर्म करेंगे भारत में, लार्ज पब्लिक सेक्टर बनाएंगे, मैसिव पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कराएंगे। बॉम्बे प्लान को बनाने वाले बेसिकली 3 बड़े इंडियन कैपिटलिस्ट थे, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला और श्री राम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है, नेशनल मूवमेंट हमारा जो था शुरू से ही प्रो पुअर ओरिएंटेशन था। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारे मॉडरेट्स थे, स्पेशली जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको हम कहते हैं दादा भाई नौरोजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट किया कि कैसे ब्रिटिश की जो पॉलिसी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो कैसे हमारे कंट्री को पुअर कर रही है, हमारी जनता को कैसे वो पुअर बना रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड ये जो प्रो पुअर ओरिएंटेशन रहा उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में। इनफैक्ट गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो प्रो पुअर थिंग्स के लिए काम करे। ग्रोथ ऑफ पावरफुल लेफ्ट विंग था जिसमें लेफ्ट विंग ने बोला कि सोशल ऑर्डर होना चाहिए, सोशलिज्म की तरफ झुकाव होना चाहिए। ये सब क्या था? ये सब प्रो पुअर कहने ओरिएंटेशन था नेशनल मूवमेंट का। आगे बढ़ेंगे। कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, द लोअरिंग ऑफ टैक्सेशन ऑन द पुअर एंड मिडिल क्लास, द रिडक्शन ऑफ द साल्ट टैक्स, लैंड रेवेन्यू एंड रेंट, देन रिलीफ फ्रॉम द इंडेप्टनेस एंड प्रोविजन ऑफ चीप क्रेडिट टू पीपल, देन द प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट्स राइट, वर्कर के भी राइट को प्रोटेक्ट करने की, साथ में उसको लिविंग वेज देने की बात की गई, शॉर्टर वर्किंग डे की बात की गई, हायर वेजेस फॉर लो पेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिनको कम सैलरी मिल रही थी उनको भी ज़्यादा सैलरी के लिए बात की गई, इंक्लूडिंग पुलिस मैन, डिफेंस ऑफ द राइट ऑफ वर्कर्स एंड द पीजेंट्स टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज खुद करने के लिए पीजेंट यूनियंस बने, द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ विलेज इंडस्ट्री, ये सब विलेज इंडस्ट्री वाला जो रोल था गांधी जी के इंस्टेंस पे हुआ, देन द प्रमोशन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, द इरेडिकेशन ऑफ ड्रिंक एविल, ये भी गांधी जी का ही योगदान था, द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल पोजिशन ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग देयर राइट टू वर्क एंड एजुकेशन and to equal political rights, the initiation of legal and social measures for abolition of untouchability, again Gandhi ji, and the reform of the machinery of law and order। ये सारा मतलब बेसिकली प्रो पुअर ओरिएंटेशन को दिखाने वाले ये सब इनिशिएटिव्स थे जो कि नेशनल मूवमेंट ने किए थे। आगे
But still, as pointed out earlier, the nationalist development perspective was confined within bourgeois पैरामीटर, कहीं ना कहीं बर्जुआ के पैरामीटर के अधीन ही था। और ये हमेशा चर्चा रही कि दैट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज विजुअलाइज्ड विद इन ए कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क। हमेशा हमारा जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था हमारे नेशनल मूवमेंट का, उसमें कहीं ना कहीं बर्जुआ के लिए स्पेशल प्रीफरेंस था, शुरू से ही स्पेशल प्रीफरेंस था। हालांकि हमने बहुत सारे सुधार किए, इनफैक्ट हमने ये भी चर्चा की कि बाद में हमारा ऑर्डर क्या होगा। मल्टी क्लास मूवमेंट था हमारा, विच रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड स्ट्राटा, बट मल्टी क्लास मूवमेंट के भी अलग अलग घाटे और फायदे थे। इनफैक्ट हर जो क्लास था उसका अलग नीड था, उसकी अलग चाह थी। its result was that the anti-colonial struggle could have several different classes consequences। तो हर क्लास की अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। जैसे किसान क्यों दुखी था, बिकॉज किसान को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से उनको जो हाई रेट देना पड़ता है, हाई रेंट हाई टैक्स देना पड़ता है। साथ में जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेफ्ट विंग का राइज हुआ, उसमें ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। तो हर बंदे का, हर क्लास का अपना अपना दुखड़ा था, अपना अपना ग्रीवांस था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रीडम कुड रिजल्ट इन ए सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सोशल ऑर्डर। तो शुरू से ऐसा सोचा जा रहा था कि फ्रीडम हमारा जब हमें मिलेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद, तो किस तरीके का सोसाइटी होगा हमारा, सोशलिस्टिक बेसिस पे होगा या फिर कैपिटलिस्टिक बेसिस पे होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, सोशलिस्ट ट्रेंड शुरू से नहीं था, लेकिन बर्जुआ के लिए शुरू में तो फेवर था ही, लेकिन बाद में 1920s के बाद एक पावरफुल सोशलिस्ट ट्रेंड देखा गया। स्पेशली उसमें बड़ा योगदान रहा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का, और भी कुछ इंडिविजुअल और उस समय के जो नेता थे उनका भी योगदान रहा। सोशलिस्ट आइडिया वाज इंटेंसिफाइड इन 1930s व्हेन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड। इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी की तरह, और रॉयिस्ट भी बने। एम.एन. रॉय की जो पार्टी थी उनको रॉयिस्ट बोला गया। इन्होंने कहीं ना कहीं सोशलिस्ट ट्रेंड को काफ़ी हवा दिया, काफ़ी तुल दिया। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक चीज़ हुई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बिल्कुल धाराशायी हो गई जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930 का। उसको इंटेंसिफाई कर दिया था पहले ही रशियन रिवोल्यूशन ने, और सक्सेस हुआ जब सोवियत 5 ईयर प्लान्स का, सोवियत कंट्री में 5 साल के प्लान का सक्सेस हुआ। तो कहीं ना कहीं इससे पता चला कि सोशलिस्ट जो ऑर्डर होगा काफ़ी अच्छा होगा। साथ में एक एंटी जो फासिस्ट वेव चला, वो भी कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट ऑर्डर को बढ़ावा देने वाला था। लेफ्ट विंग ट्राइड टू पॉपुलराइज कॉन्स्टेंट क्लास स्ट्रगल्स इन आवर कंट्री विद इन इंडिया बिटवीन पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंड द वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट जो थे उस समय के और वर्कर जो थे, उनके बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग ने पॉपुलराइज किया। साथ में जो किसान थे और जो उस समय के जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स, उनके बीच भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट पॉपुलराइज किया गया लेफ्ट विंग के द्वारा। इसी का रिजल्ट हुआ कि किसान सभा बने और ट्रेड यूनियंस भी बने उस समय। आगे बढ़ते हैं। सो इन द 1930s were highly favorable to the socialist ideas। सोशलिस्ट आइडियाज के लिए 1930 का जो दशक था वो काफ़ी फेवरेबल रहा। एंड दे स्प्रेड वाइडली एंड रैपिडली। इसमें बहुत इनका वाइड स्प्रेड हुआ और वो भी बहुत तेज़ी से हुआ। बट दे डिड नॉट सक्सीड इन बिकमिंग द डोमिनेंट आइडियोलॉजिकल ट्रेंड विद इन द नेशनल मूवमेंट। इतना सब कुछ हो रहा था 1930 में, लेकिन फिर भी ये लोग कोई डोमिनेंट आइडियोलॉजिकल ट्रेंड नहीं मेंटेन कर पाए, उसमें सक्सेस नहीं पा पाए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग, और नेशनल मूवमेंट जो था वो लेफ्ट की तरफ नहीं झुका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा गया कि हालांकि ओवरऑल नेशनल मूवमेंट लेफ्ट की तरफ नहीं झुका, लेकिन बाय द लेट 1930s द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल ऑफ द नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स। मोस्ट, यहाँ पे देख लो, मोस्ट रेडिकल हो चुका था। ये कि क्यों हुआ? बिकॉज लेफ्ट का बहुत ज़्यादा वर्चस्व आ गया था उस समय नेशनल मूवमेंट के ऊपर। आगे बढ़ेंगे।
कहीं ना कहीं ये ट्रेंड आप यहाँ से भी जान सकते हो कि कांग्रेस के जो रेजोल्यूशन हुए स्पेशली कराची और लखनऊ में जो कि और फैजपुर में जो कि 1931 में 1936 में हुए, यहाँ पे जो प्लस जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया गया 1936 के दौरान एंड 1945-46 के दौरान, वो उसका बेसिस था। वहाँ पे उस मैनिफेस्टो में बोला गया कि इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म लाएगी कांग्रेस। एंड इनफैक्ट मिनिस्ट्री जब बनी 1937 से 1939 के बीच में कांग्रेस 8 प्रोविंसेस के ऊपर शासन कर रही थी, तब भी काफ़ी ज़्यादा इन सब मैटर से रिलेटेड, सोशलिस्टिक मैटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए, जैसे कि पीजेंट्स के लिए काफ़ी सुधार किए गए, है ना, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में काफ़ी सारे एक्शन लिए गए। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी काफ़ी रिजोल्यूट थी एज फार एज द आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ नेशनल मूवमेंट इज कंसर्न। आगे बढ़ेंगे। एक बात और बता दूं कि हालांकि कांग्रेस राइट वाले जो थे दे रिमेंड बर्जुआज इन आउटलुक, कहीं ना कहीं जो राइट वाले थे वो बर्जुआ को सपोर्ट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम सपोर्ट कर रहे हैं। उनका जो आउटलुक था वो काफ़ी रिफॉर्मिस्ट था। उन्होंने कहा कि यार इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। बीइंग बर्जुआ आप एकदम से सप्रेस नहीं करोगे बाकी सारे लोगों को, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें रिफॉर्म करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जो एग्रेरियन पॉलिसी थी कांग्रेस की, वो उसमें कहीं ना कहीं सोशल जो कंडीशन था पीजेंट का, उसको हमेशा से इन्होंने कंसीडर किया। इनफैक्ट कांग्रेस ऑलवेज फॉट फॉर द पीजेंट्स डिमांड विस द कॉलोनियल स्टेट। जो भी कॉलोनियल स्टेट से हमारे किसान उस समय डिमांड कर रहे थे, उसके लिए हमेशा ही कांग्रेस ने फाइट किया। कांग्रेस ऑल्सो एक्सेप्टेड एट फैजपुर in 1936 a program of substantial reduction in the rent and revenue and abolition of feudal dues and forced labor, fixity of tenure and living wage for the agricultural laborers। तो इतना सारा कर रही थी एग्रीकल्चर लोगों के लिए, पीजेंट्स के लिए कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी उस समय, उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे, स्पेशली जैसे कि जब सरकार बनी थी 1937 से 1939 के बीच में 8 प्रोविंसेस में, तो प्रोटेक्ट करने की बात कही गई टेनेंट्स के राइट की। साथ में उन पे जो एक्सप्रोप्रिएशन लादा जा रहा था उसको भी प्रिवेंट करने की, उनके ऊपर जो ज़्यादा टैक्स लाते थे उनको भी प्रिवेंट करने की बात की। मनी लेंडर्स का जो एक्सटॉर्शन था उसको कम करने की बात की गई। Finally, in 1945, the Congress Working Committee accepted the policy of abolition of landlordism and of land belonging to the tiller। ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया कि जो लैंड है वो टीलर का है। कांग्रेस ने 1945 में ये माना। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी डिड नॉट एक्सेप्ट ए क्लास एनालिसिस ऑफ सोसाइटी एंड द रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल। गांधी जी इसके अगेंस्ट में रहते थे, लेकिन डिस्पाइट इसके अगेंस्ट में होने के बावजूद भी गांधी जी was basically in the outlook that of social transformation is needed। गांधी जी ने कहा कि देखो मैं क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। मोर ओवर ही वॉज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ए रेडिकल डायरेक्शन ड्यूरिंग 1930s एंड 1940s। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो जो रेडिकलाइज जो हुआ इनके थ्योरी का, ही रेडिकलाइज हिज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। ये रिजल्ट हुआ किस चीज़ का? ये रिजल्ट चल रहा है सब कुछ जो गांधी जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 1930s 1940s में, जब वो काफ़ी रेडिकलाइज हुए तो उन्होंने अपने ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट था, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट क्या है मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। मुझे कमेंट में बताना क्या था ट्रस्टीशिप। इसको इन्होंने रेडिकलाइज किया था। ही रिपीटेडली आर्ग्यूड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इन्होंने कहा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं होना चाहिए, इसको नेशनलाइज करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। His emphasis was also on the removal of distinction and discrimination between the physical and mental labor, his opposition to caste inequality and oppression, his active support to the women's social liberation। तो देखो गांधी जी हिमसेल्फ बहुत सारे जो इल इफेक्ट्स थे उसके अगेंस्ट में वो खड़े थे, उसके लिए काम कर रहे थे, उसके फेवर उनको ख़त्म करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। अनटचेबिलिटी, वुमेन का सोशल लिबरेशन, इनइक्वालिटी को कम करना, ये सब के लिए वो काम कर रहे थे। आगे बढ़। सो द गांधी जी शिफ्ट टुवर्ड्स एग्रेरियन रेडिकलिज्म इन 1937 क्या होता है, अब
इसको प्रूफ करने के लिए कुछ पॉइंट बताता हूँ। गांधी जी का शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स एग्रेरियन रेडिकलिज्म, तो 1937 में इससे साबित होता है कि उन्होंने कहा कि दैट द लैंड टुडे डज नॉट बिलोंग टू द पीपल इज टू ट्रू। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, द लैंड जो है वो लोगों का नहीं है, बट द लैंड एंड ऑल प्रोप्राइटी इज हिज हु विल वर्क इट। ठीक है, मतलब इस खेत में जो काम करेगा उसी का ये सारा लैंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 1942 में उन्होंने कहा कि द लैंड बिलोंग्स टू दोज हु विल वर्क ऑन इट एंड टू नो वन एल्स। बोला कि लैंड उसी का है जो इसमें काम करेगा, उसके अलावा किसी का नहीं। With anti-colonial ideology and pro-poor radical social economic orientation that enabled the national movement to base itself on the politically awakened and politically active people and to acquire the character of popular people's movement। इसका मतलब ये है कि हमारी जो एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी या फिर जो प्रो पुअर रेडिकल सोशल इकोनॉमिक ओरिएंटेशन था हमारे नेशनल मूवमेंट का, उसका जो बेस, उसने जो बेस रचा वो पॉलिटिकली अवेकनिंग करने का बेस था, ताकि जनता को जगाया जाए और जनता का जो है पार्टिसिपेशन मांगा जाए हमारे मूवमेंट में, और ओवरऑल जो मूवमेंट हो वो पीपल्स मूवमेंट हो। तो इन सारी आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट ने काम किया। ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सीरीज, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये सीरीज यहाँ पे ख़त्म होती है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। पीडीएफ मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ आप ले लेना और देखो इन सारे क्लासेस को और पीडीएफ से रिवाइज करो। ठीक है, एक बार देख लो क्लास, उसके बाद आपको पीडीएफ से बार बार रिवाइज करना है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा फर्स्ट चैप्टर देखा, रात को एक बार पीडीएफ देख लो, कितना टाइम लगेगा, पीडीएफ से आप 5 मिनट में उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले सीरीज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।